गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट तृतीय में हीगल के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षाओं में मैंने आपको हीगल के संपूर्ण जो राजनीतिक दर्शन है, उसके राजनीतिक विचार हैं, उनसे मैंने अवगत कराया था। और मैंने आपको ये बताया था कि हीगल एक उग्र आदर्शवादी था, जिसने कि द्वंद्वात्मक पद्धति का विवेचन किया है। और उसने ही माना है कि संपूर्ण जो विकास है वो द्वंद्व के माध्यम से हुआ है, यानी विकास का आधार उसने द्वंद्व को या संघर्ष को ही माना है। तो इस रूप में उसने वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में उसने एक राष्ट्रीय राज्य की बात करी है। तो कहीं ना कहीं हीगल के जो विचार हैं वो कितने प्रभावी रहे या राजनीतिक दर्शन में उसकी क्या देन रही, इन विचारों का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न जो समकालीन जो विचारक थे, उन्होंने भी हीगल के विचारों की आलोचना करी। तो उसकी आलोचना के प्रमुख बिंदुओं को जो हम देखते हैं, तो पहला बिंदु है, हीगल एक सर्वशक्तिमान व निरंकुश राज्य का उपासक है। आलोचकों का मानना है कि हीगल ने व्यक्ति और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको कोई भी महत्व नहीं दिया है, उसको उसने तुच्छ माना है और राज्य की वेदी पर उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको बताया कि हीगल ने राष्ट्रीय राज्य की बात करी है और उसका ये मानना है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है। राज्य की इच्छा व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। राज्य जो है जो भी आदेश देगा उसकी पालना व्यक्तियों को करना पड़ेगी। तो व्यक्ति को राज्य की आलोचना करने का कोई भी अधिकार हीगल ने नहीं दिया है। हीगल ने यहाँ पर, आलोचक कहते हैं कि फांसीवाद और साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें कि राज्य की असीमित सत्ता को उसने स्थापित किया है। तो बच्चों, उनका ये मानना है कि जब इतनी सत्ता राज्य के पास हो जाएगी तो लॉर्ड एक्टन का जो कथन है कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता उसको पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है, वो सिद्ध हो जाएगा और व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाएगा, व्यक्तियों का शोषण होने लगेगा। तो इस तरीके के जो विचार हैं वो हीगल के विचारों में या राज्य संबंधी जो विचार है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, हीगल ने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया। तो ये इसकी दूसरी आलोचना का कारण बना, क्योंकि राज्य एक राजनीतिक संस्था है बच्चों और समाज एक सामाजिक संस्था है। तो हीगल ने राज्य और समाज दोनों को ही एक मान लिया है और राज्य को उच्च दर्जा प्रदान किया है। राज्य की सर्वोपरिता को उसने समाज के ऊपर स्थापित किया है। तीसरा, हीगल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता परतंत्रता है। हीगल ने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी है, लेकिन बच्चों, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि राज्य के आदेशों का पालन करें। जो राज्य कहेगा वो व्यक्ति को मान्य होगा। यहाँ व्यक्ति की स्वयं की इच्छा कोई भी महत्व नहीं रखती। और ये कहा हीगल ने कि व्यक्ति को विकास के लिए संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का उपलब्धिकरण राज्य कराएगा। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता होते हुए भी वो एक परतंत्रता का आभास जो है वो ही दिखाई देता है। परतंत्रता का आभास होता है कि चूंकि राज्य के आदेश की पालना करनी है तो ये स्वतंत्रता न होकर परतंत्रता है। तो आलोचक कहते हैं कि हीगल ने बहुत ही बुद्धिपूर्ण तरीके से इस स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को रखने की कोशिश करी, लेकिन उसमें अगर हम व्यवहारिक रूप से यदि देखें तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को राज्य के अधीन बना रहा है, जो कि परतंत्रता का द्योतक है। हीगल ने युद्ध व अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार यदि हम देखें तो बहुत भयंकर हैं। हीगल ने मानव जाति के विकास का साधन युद्ध को माना है। तो आलोचक कहते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब युद्ध जैसी विभीषिका का सामना राष्ट्र को करना पड़ा या विश्व को करना पड़ा, तब जान और माल दोनों की हानि हुई है। तो किस तरीके से युद्ध एक विकास का सूचक होगा ये हमारी समझ में नहीं आता। और अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि संपूर्ण विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो। लेकिन शांति को हीगल सही नहीं मान रहा। उसका ये मानना है कि शांति जो है प्रगति का आधार नहीं है, एक संघर्ष ही प्रगति का आधार है, जो कि गलत है। तो इस तरीके से विचार भी उसके बहुत भयंकर है। हीगल का आदर्शवाद क्रूर आदर्शवाद है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं राज्य की सत्ता को स्थापित किया है। वो राज्य को इतनी अच्छी नैतिक संस्था मानने लगा कि व्यक्ति की नैतिकता भी उसने राज्य में ही समाहित कर दी। तो कहीं ना कहीं राज्य एक सारी पावर लेकर क्रूर हो जाएगा और व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगा। इस साक्ष्य से ये जो उद्देश्य था या इस तरह की जो स्थिति थी, इससे हीगल ने इस स्थिति को नहीं देखा। उसने राज्य को सर्वसत्तावादी बना दिया। हीगल के दर्शन में राष्ट्रीय और जातीय अहंकार को अनुचित प्रोत्साहन दिया गया है, राष्ट्रीयता की भावना की बात की गई है, तो ये भी उसमें गलत है।
राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक विकास का अंतिम चरण नहीं है। हीगल ने कहा है कि राजनीतिक विकास तब रुक जाएगा जब राष्ट्रीय राज्य की कल्पना हो जाएगी और विश्व आत्मा केवल एक ही राज्य में परिलक्षित होती है, तो जिस राज्य में परिलक्षित होगी वही राष्ट्रीय राज्य होगा। तो ऐसा नहीं है। आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक विकास के क्रम में यदि हम देखें तो राजनीति शास्त्र के विकास क्रम में हमें कई दृष्टिकोण दिखाई देते हैं जो समय के साथ साथ उत्पन्न हुए और वो आगे बढ़ते चले गए। तो कोई भी अंतिम शब्द नहीं है। हीगल की ये तो आलोचनाएं हो गई बच्चों। अब यदि हम इसकी देन को देखते हैं कि इन्होंने राजनीतिक जगत में इनका क्या योगदान रहा, तो पहला तो यही रहा कि हीगल ने एक द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करी है और ये कहा है कि इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद 3 चरण हैं और इनके माध्यम से ही सृष्टि का विकास हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारों को एक आधार प्रदान करती है। राजनीतिक दर्शन में द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझा जा सकता है और बाद में इसका प्रयोग मार्क्स ने भी किया। मार्क्स ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करी है। दूसरा, हीगल ने राष्ट्रीय राज्य का जो कॉन्सेप्ट दिया है ये भी बहुत ही सही है राजनीतिक चिंतन में। तीसरा, राजनीतिक क्षेत्र में इस सिद्धांत को प्रतिपादित करना कि राज्य व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक है, व्यक्ति राज्य का एक अंग है, इसको इसने स्थापित किया। सावयवी सिद्धांत की स्थापना करी और कहीं ना कहीं ये स्थापित करने की कोशिश करी कि राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा। शर्त यह है कि व्यक्ति उसके द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करे। तो ये बच्चों हीगल से संबंधित विचारों का हमने अध्ययन कर लिया। तो इससे जो जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने स्तर पर तैयार करेंगे और मैं आपको जो आपका असेसमेंट वर्क है वो मैं दूंगी, उसमें प्रश्न पत्र दूंगी, उसको आप हल करेंगे, हल करके उसको आप भेजेंगे और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं।